हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? तो आज जो है हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, त्रुटि। और चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन तो इस त्रुटि से आता ही है। ये इतना छोटा सा टॉपिक है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करोगे बच्चों, तो रिवीजन में आपको लेस देन 30 मिनट लगेंगे। सिर्फ 30 टू 35 मिनट की रिवीजन वाले इस चैप्टर में, 30 टू 35 मिनट के रिवीजन वाले इस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी आपके 4 मार्क्स नीट में मिल जाएंगे। ये 99% तक सत्य बात है, ठीक है ना। मतलब 90% तक कि आना ही आना है एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स आपके मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो त्रुटि है, एरर जो है बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज को, ठीक है ना। और हमें यह समझना है, हो सकता है अपने को पढ़ने में 1-2 दिन लग जाए, ठीक है ना, लेकिन आप जब रिवाइज करोगे, एक बार नोट्स बना लोगे, आपको बात समझ में आ गई। जब रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में सर 30 मिनट्स में ही रिवाइज कर सकता, 1 आवर भी नहीं, 30 मिनट्स में इसका रिवीजन होगा एग्जाम से पहले, और एक क्वेश्चन आपके पास सामने पक्का आ जाएगा। यानी 4 मार्क्स आपको इस चैप्टर की वजह से मिलेंगे भैया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सीधी सी कहानी है, इस चैप्टर को आपको समझना ही समझना है, ठीक है ना, एकदम आसान तरीके से। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि त्रुटि होती क्या है, एकदम बेस से चलेंगे। ओके, तो त्रुटि क्या होती है? त्रुटि या एरर का मतलब है कि हम जो भी चीज मेजर करते हैं दुनिया में, जो भी हम मापन करते हैं, उसमें कुछ न कुछ शुद्धता होती है, उसमें त्रुटि, मतलब ये त्रुटि रहित होना संभव नहीं है। कुछ न कुछ तो उसमें जो है वो त्रुटि होती है, वो 100% शुद्ध नहीं होता। जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि सर ये लंबाई आप माप कर बताओ, ठीक है। तो ये लंबाई आपने मापी और आपने देखा कि सर हमारा जो नॉर्मल स्केल था ना, उसमें 14 mm और 15 mm के बीच में ये कुछ आ रहा है, ठीक है ना। अब आप उसको अंदाजे से 14 बोल दो या अंदाजे से 15 बोल दो, जिसके नजदीक है। अगर 14 वाले के पास में वो लाइन दिख रही है, यानी 14वां इंटरवल यहां है और 15वां इंटरवल यहां है, तो आपको ये दिख रहा है कि यार ये सर 14वें वाले के पास में ही है, 14th इंटरवल के पास में ही है, इसका मतलब इसको 14 बोल देते हैं लगभग, ठीक है ना। और अगर 15th के पास में है तो इसको 15th बोल देते हैं लगभग। ओके, तो आप लोगों ने वो लगभग जहां पर काम में लिया, वहां पर आ गई त्रुटि, एरर। तो किसी भी चीज को मापोगे उसमें एरर तो होगी होगी, मापन में त्रुटि होना स्वाभाविक चीज है, ठीक है ना। अब आप बोल दोगे सर हमारे पास और छोटा होता, चलिए, तो आपके पास ऐसा कोई इंटरवल है जो 14.1 14.2 इनमें मेजर कर रहा है, तो आपके पास ये आ गया 14.6 और 14.7 के बीच की रेंज आ गई कि सर 14.6 से ज्यादा है और 14.7 के बीच की है, ठीक है ना। तो 14.6 से ज्यादा और 14.7 से कम आ गई। तो इस तरीके से त्रुटि जो है बच्चों, एरर जो है, वो कभी ना कभी रहती ही रहती है किसी भी मापे गई चीज में। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मापन होता है उसकी प्रीशुद्धता, आप प्रीसीजन, शुद्धता बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। क्या काम करके? उसका अल्पतमांक कम करके। अल्पतमांक क्या चीज होती है, त्रुटि को हम लोग कैसे कम करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं आपके पास कि आप एक सिंपल दुकानदार के पास गए, जो गांव में अपने होते हैं बेसिकली, आपने उसको बोला कि 2 किलो चीनी दे दो ना, तो 2 किलो शक्कर आप लेने गए, उसने अपनी ये वेइंग मशीन पे रखा 2 किलो और उसने आपको माप के दे दी। अब उसकी जो मशीन है ना बच्चों, वो 2.000 केजी तक मापती है चीजों को, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्राम में भी अगर वो पॉइंट में हो, ग्राम में भी वो चीजें पॉइंट में हो, यानी वो 2000 ग्राम तक की बातें तो माप देगा, लेकिन 2000 ग्राम में भी अगर 2000.8 ग्राम है या 2000.3 ग्राम आया, इसको वो नहीं माप सकेगा, इस चीज को वो नहीं माप पाएगा, ठीक है ना। तो भाई कहानी क्लियर है कि सर शुद्धता तो रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन साथ में त्रुटि भी रहेगी, त्रुटि भी रहेगी। ओके, तो चलिए भाई, कुछ लोग इसको यूनिट एंड डायमेंशन के साथ पढ़ लेते हैं, मैं इसको अलग इसीलिए पढ़ाता हूं कि आप इसके शॉर्ट नोट्स अलग से बनाओ। जितने आप इसके शॉर्ट नोट्स अलग से बनाओ और इसको जब रिवीजन की बारी आए तो 30 मिनट में रिवीजन करके खत्म कर दो, क्योंकि यह चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो त्रुटि का मतलब आपका हो गया किसी मापन में
अशुद्धता को त्रुटि कहते हैं। तो पहली बात मैंने यहां पर क्लियर बोल दी है, कोई भी इस मामले में बहस नहीं करेगा कभी। त्रुटि जो है ना वो केवल और केवल मापन में होती है। किसमें? मापन की बात करूंगा। काउंटिंग में आप गलत करते हो वो त्रुटि नहीं है। जैसे एक कमरे में 40 लोग हैं, ठीक है, और 40 लोग में आपने उनको जोड़ दिया कि ये 39 आ गए सर, 40 को आपने 39 जोड़ दिया, दैट इज नॉट त्रुटि। वो त्रुटि नहीं है, वो आपकी गलती है, वो मिस्टेक है, एरर है, ठीक है, एरर नहीं, वो मिस्टेक है। तो एरर का मतलब क्या होता है कि किसी मापन में जो अशुद्धता होता है उसको त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो मापन में अशुद्धता है सर उसको त्रुटि कहते हैं। ओके, और कोई भी मापन हो, चाहे मापन करोगे तो त्रुटि रहेगी ही रहेगी, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज होती है अल्पतमांक। क्या होता है अल्पतमांक? तो अल्पतमांक का मतलब होता है, अल्पतमांक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप अल्पतमांक की बात करें, लिस्ट काउंट की बात करें बच्चों, तो लिस्ट काउंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जिससे आपको किसी भौतिक राशि को मापना है, तो उस यंत्र, वह यंत्र एकदम शुद्धता के साथ यानी बिना त्रुटि के साथ कितना छोटे से छोटा इंटरवल या अंतराल माप सकता है, या कितनी छोटी से छोटी पदार्थ की मात्रा माप सकता है, वो आपका लिस्ट काउंट होता है। सर कौन सा? बताइए कौन सा? जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के पास एक तराजू है ऐसे, ठीक है ना, वहां पर आपके पास 1 किलो का बाट रखा हुआ है, मतलब 1 किलो यहां से ऐसे पकड़ के, तो आपको इधर मापना है, तो आपके पास 1 किलो का रखा हुआ है, यानी 1 किलो, 1-1 किलो के बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है सर। तो 1-1 किलो के बहुत सारे रखे हुए हैं, तो आप 1 किलो तक शुद्धता से माप सकते हो। मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 किलो से कम द्रव्यमान चाहिए, तो आप वो नहीं माप सकते। अंदाजे से आप करके दे दो कि हाँ भाई ये लो, ये लगभग आधा सा है, तो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन शुद्धता से अगर आपको मापना है तो आप 1 किलो से छोटा नहीं माप सकते। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट आपका हो गया 1 किलोग्राम। अब आपके बाजार गए और बाजार जाके आपने 100 ग्राम के बाट लेके आ गए, तो अब आप क्या कर सकते हो कि 100 ग्राम तक की शुद्धता वाली चीजें भी माप सकते हो। 100 ग्राम तक की शुद्धता वाली चीजें भी माप सकते हो, ठीक है सर। तो 100 ग्राम की शुद्धता भी अपने को मापनी है। अगर आप बाजार में गए, तो मैं सिंपल चीज बोलूं कि आपको लेके आनी थी मान लो मिट्टी किसी जगह से, ठीक है ना। आपने मिट्टी का ऑर्डर किया कि 4 कुंटल लेके आनी है। सुनना बात को, 4 कुंटल आपने मिट्टी का ऑर्डर किया, तो मिट्टी आपके पास थी 4 कुंटल लेके आनी थी। अब वो 4 क्विंटल की बजाय बच्चों आपको 4 क्विंटल 0.02 क्विंटल दे दे, यानी 4 क्विंटल 2 केजी दे दे, तो उसके कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर आपको 3 क्विंटल 98 केजी दे दे, मतलब 3.98 क्विंटल दे दे, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2 किलो मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, क्योंकि उसके पास इतने पॉइंट्स में मापने वाला है ही नहीं। वो बड़े बड़े तराजू होते हैं सर, और वो 1 किलोग्राम से नीचे तो माप ही नहीं सकता था, तो इसलिए उसने ऐसा कर दिया। लेकिन आप वहीं पर चीनी लेने गए, मार्केट में शक्कर लेने गए, और आपने बोला कि 2 किलोग्राम शक्कर दे दो, तो वो 2 किलोग्राम की बजाय 1.998 ग्राम दे दे, या 2.002 ग्राम दे दे, तो ना उसको फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही काम आप सुनार के पास गए, आप गोल्ड स्मिथ के पास गए और सुनार को जाके बोला कि मुझे 2 किलो चांदी चाहिए या 2 किलो सोना चाहिए, तो 2 किलो सोने को वो 1.998 ग्राम या 2.002 ग्राम में नहीं देगा भैया, वो तो ग्रामों में मापेगा। अगर आपने उसको बोला ना, तो वो क्या बोलेगा? अगर आपने उसको जाके बोला, पहली बात तो आप 2 किलो मापोगे नहीं, चीजें ऐसे मान लोगे 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम ऐसे मापोगे, तो वो 10 ग्राम को 10.1 ग्राम या 10.2 ग्राम आपको नहीं देगा बच्चों। वो 10 ग्राम को एग्जैक्टली 10 ग्राम मापने की कोशिश करेगा, हालांकि उसमें 10.001 ग्राम हो जाए या 10.999 ग्राम हो जाए, वो बात अलग है। यानी आप लोगों को कहने का मतलब यह आ गया बच्चों कि जितनी ज्यादा छोटा लिस्ट काउंट होगा, जितना छोटा आपके पास मापने का अंतराल होगा, जितना छोटा मापने का आपके पास तराजू होगा, शुद्धता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे यहां पर त्रुटि आ रही थी 2 किलोग्राम की, ठीक है ना, तो 2 किलोग्राम तो बहुत ज्यादा बड़ी त्रुटि है भाई, ठीक है ना। यहां पर कितनी आ रही थी सर? यहां पर आ रही थी 2 ग्राम की। यहां पर जब सुनार के पास गए तो त्रुटि आ रही है 0.001 ग्राम की। तो जब जैसे जैसे लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक छोटा होता जाता है, त्रुटि भी छोटी होती जाती है। तो मैं लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या लिखूंगा? मैं लिस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखूंगा, किसी यंत्र का
वह छोटे से छोटा मापन, छोटे से छोटा मापन जहां तक यह पदार्थ की मात्रा को शुद्धता के साथ माप सके। लिस्ट काउंट अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक जितना छोटा होगा, मापन की शुद्धता उतनी ही ज्यादा, वह त्रुटि उतनी कम होगी। मापन की शुद्धता उतनी ज्यादा, वह त्रुटि उतनी कम होगी। ठीक है ना। तो भाई मापन की शुद्धता जो है वो उतनी ज्यादा हो जाएगी और त्रुटि जो है वो उतनी कम हो जाएगी। ओके सर। तो भाई कहानी ये है कि जितना छोटा मापने का आपके पास यंत्र है आप उतनी ज्यादा शुद्धता से मापोगे। तो जिस छोटे से छोटे तक आप माप सकते हो उसको आपको क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपको कि आपके पास साधारण जो स्केल है जो आप 10वीं क्लास तक ड्राइंग बॉक्स में रखते थे लंबाई वगैरह मापने के लिए, तो साधारण स्केल जो आपका होता था उसका अल्पतमांक जो है वो 1 मिलीमीटर होता था। उस स्केल पर 1-1 मिलीमीटर के इंटरवल्स थे। उस स्केल पर कितने थे? 1-1 मिलीमीटर के इंटरवल्स थे जहां तक आप शुद्धता से माप सकते थे। उस स्केल पे 1-1 मिलीमीटर के इंटरवल्स होते थे जिसको आप शुद्धता तक माप सकते थे, इसलिए उनका इंटरवल, उनका अल्पतमांक ये हो गया। तो भैया क्लियर सी बात है, जितना छोटा अल्पतमांक होगा यानी उतना ही ज्यादा आप गहराई में जा रहे हो, और उतना ही ज्यादा गहराई में जाओगे तो उतनी ज्यादा आपको शुद्ध चीजें मिलेगी। तो शुद्ध चीजें जितनी ज्यादा मिलेगी त्रुटि उतनी कम होगी, लेकिन त्रुटि शून्य नहीं होगी। त्रुटि जो है वो होगी जरूर। तो पहली बात मैं बता देता हूं, किसी मापन में अशुद्धता को त्रुटि कहते हैं, और उसका जो त्रुटि है वो अल्पतमांक पर निर्भर करती है कि जिससे आप माप रहे हो उसका अल्पतमांक क्या है बच्चों। तो चलिए, होप ये बातें आप लोगों को पहले से ही पता थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये सारी चीजें आप लोग जानते थे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार क्वेश्चन जहां से बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन थ्योरी जो है वो आपके समझ में आना चाहिए कि एकदम क्लियर सी बातें हमें, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो होने हैं अपने को। ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर भी सही होने चाहिए। न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली सारे लोग सही करते हैं, लेकिन एरर में गलती क्या होती है बच्चों से कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, तो उनके भी अपने को देखना है। मैं बता दूंगा कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, वो बता दिए जाएंगे। तो त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपने पास 2 होते हैं। पहला होता है रैंडम यानी यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, और दूसरा होता है आपका सिस्टेमेटिक यानी यांत्रिक। सिस्टेमेटिक यानी यांत्रिक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां से कि सर रैंडम त्रुटि क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग बात जो है वो करेंगे। तो रैंडम एरर पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आ जाइए, रैंडम एरर। तो इतनी चीज तो मान लीजिएगा कि भैया त्रुटि जो है वो होगी, कोई भी जो मापन होगा उसमें त्रुटि होगी। ठीक है ना। कोई भी जो मापन होगा उसमें त्रुटि होगी, और वो त्रुटि को ज्ञात कैसे करना है, क्वेश्चन यहां से अराइज होगा कि उस त्रुटि को कैसे ज्ञात करना है, कैसे निकालना है। कोई भी चीज आपने मापी उसमें त्रुटि है, क्यों है? क्योंकि भैया उसकी शुद्धता की कुछ लिमिट है। जो मापन आपने किया है, जिस यंत्र से आपने मापा है, उसकी शुद्धता की लिमिट है। कि भाई जैसे आपको लंबाई मापने को बोल दी, आपके पास सिंपल स्केल था, तो सर वो 1 मिलीमीटर से छोटी चीज नहीं माप सकता, और हो सकती है ये लाइन 16th और 17th के बीच में कुछ हो।
तो आप इसको 16th मिलीमीटर बोलोगे या 17th मिलीमीटर बोलोगे, ठीक है ना। तो ये इतनी वहां पे क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। चलिए और छोटे इंस्ट्रूमेंट पे गए जो पॉइंटों में भी माप सकता है, तो हो सकता है कि आपके पास 16.2 से लेके 16.3 के बीच में ये लाइन आ जाए, तो फिर आप 16.2 मिलीमीटर बोलोगे या 16.3 मिलीमीटर बोलोगे, ये आपकी त्रुटि रहती है। तो त्रुटि तो हमेशा रहेगी ही, लेकिन आप सोच सकते हो कि जितनी छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हो, जितना छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हो, उतना छोटा जो है भाई आपका त्रुटि होगी। यानी जैसे जैसे आपका अल्पतमांक कम होगा, त्रुटि आपकी कम होती जाएगी। चलिए भाई, तो रैंडम एरर की कैलकुलेशन कैसे होती है, ध्यान से। सबसे पहले रैंडम एरर नाम से ही क्लियर है, यादृच्छिक है। तो इन त्रुटियों के स्रोत अज्ञात होते हैं, पता नहीं क्यों है, अज्ञात होते हैं। अतः इनको कम कर हटाना या शून्य करना मुश्किल है। ये त्रुटियां एक ही समय पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। समझिएगा बच्चों, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जो चीजें हैं ना वो समझ रहा है, यहां से थ्योरी के अंदर से अपने क्वेश्चन बनेंगे। तो रैंडम एरर नाम से ही क्लियर है, यादृच्छिक। सर इनके स्रोत हमें पता ही नहीं है, ये क्या गड़बड़ है हमें पता नहीं है, इसलिए इनको हटाना मुश्किल है, इनको हटा नहीं सकते। और एक ही टाइम पर ये ज्यादा भी दिखा देता है और कम भी दिखा देता है, यानी धनात्मक भी हो जाएगी और ऋणात्मक भी हो जाएगी। यानी एक ही टाइम पर ये बढ़ी हुई भी हो सकती है वैल्यू, मतलब वास्तविक मान से ज्यादा भी दिखा सकता है और कम भी दिखा सकता है, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो भाई बच्चों बात को समझिएगा। अच्छा क्या है, जैसे मान लो आप लोग आंसर करना मेरी इस बात का कि ये खाली पड़ी है वेइंग मशीन, तराजू, तुला दुकानदार की खाली पड़ी है, और जब ये खाली है तो उसने दिखाया 50 ग्राम। अच्छा कितना, 50 ग्राम। और फिर आपने उस तुला के ऊपर एक एम द्रव्यमान की बॉडी रखी, तो उसका जो रीडिंग है, उसका जो पाठ्यांक है वो आया 470 ग्राम। कितना, 470 ग्राम। तो इसका एम का वास्तविक मान क्या था बताइए। खाली जब पड़ी थी, जब खाली पड़ी थी तब क्या आ रहा था सर, जब खाली पड़ी थी तब 50 ग्राम था। ओके, जब उसके ऊपर कोई द्रव्यमान रख दिया तो रीडिंग आई 470 ग्राम, रीडिंग आई 470 ग्राम। तो आप लोग ये बताइए बच्चों कि यहां पर इसका द्रव्यमान क्या है, एम का द्रव्यमान क्या है, बताइए भाई, बताइए क्या है एम का द्रव्यमान। बिल्कुल बिल्कुल, सब बच्चों ने आंसर कर दिया कि सर ये क्या बात है, ये तो सीधी सी कहानी है। 470 ग्राम, ये 50 ग्राम सर ज्यादा दिखाता है। क्या दिखाता है, 50 ग्राम ज्यादा दिखाता है। तो इसने 470 में से 50 हमने माइनस कर दिया, तो इसका सही आंसर है 420 ग्राम। 420 ग्राम सही आंसर है इसका, 420 ग्राम। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि सर इसकी तो आदत है, इसमें गड़बड़ी है। कितनी गड़बड़ी है, 50 ग्राम की। ये जीरो की जगह 50 दिखा रहा था, यानी 50 ज्यादा दिखा रहा है सर। तो अब 470 दिखाया, 470 दिखाया, यानी ये 50 ज्यादा दिखा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा कि सर 50 ग्राम कम कर लो, कोई बात नहीं है। आपने किसी दुकानदार के पास गए और देखा कि यार ये खाली पड़ा है फिर भी 50 ग्राम दिखा रहा है, आपने उसको बोला कि हाँ भाई तोलो, मेरे को शक्कर दे दो। शक्कर आई 470 ग्राम, तो 470 ग्राम के रेट थोड़ी दे के आओगे, आप तो बोलोगे 50 ग्राम तो ऑलरेडी ज्यादा थे भाई, 50 ग्राम तो ऑलरेडी ज्यादा थे। अब 470 दिखा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 420, और मैं तो 420 ग्राम के पैसे दूंगा। तो इस टाइप की त्रुटि को बोलते हैं बच्चों सिस्टेमेटिक, 2 नंबर वाली। इस टाइप की त्रुटि को क्या बोलते हैं, यांत्रिक। ये तो इस मशीन की गलती थी,
ये तो इस मशीन की गलती थी कि ये 0 को क्या दिखा रहा था, 50 ग्राम दिखा रहा था। तो जो यांत्रिक त्रुटि होती है उनका स्रोत हमें पता होता है कि ये किसके कारण गड़बड़ी हो रही है, और किसके कारण गड़बड़ी हो रही है तो उसको हम सही कर सकते हैं। 470 ग्राम था लेकिन अपन ने रुपए कितने के दिए, 420 ग्राम के ही दिए, इसलिए क्या आ गया कि सर रुपए अपन ने 420 ग्राम के ही दिए। इसका मतलब कहानी क्लियर हो गई सर कि हमने त्रुटि हटा दी है, हम त्रुटि हटा सकते हैं। तो जो यांत्रिक त्रुटि है इनके स्रोत हमें पता होते हैं, और जब स्रोत हमें पता होते हैं तो हम इसको हटा सकते हैं। जबकि रैंडम जो त्रुटि है बच्चों, समझना ठीक है ना, रैंडम जो त्रुटि है उसको क्या है कि सर रैंडम त्रुटि का स्रोत पता नहीं है, और जब पता नहीं है स्रोत तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बात मैं लिख रहा हूं कि इन त्रुटियों का स्रोत अज्ञात होता है, अतः इनको कम करके शून्य नहीं कर सकते, और यह त्रुटि एक ही समय पर ज्यादा और कम दोनों दिखाती है। जबकि यांत्रिक की बात करें तो मशीन जो है, ठीक है ना, मशीन जो है या तो ज्यादा दिखा रही है या कम दिखाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए एक मशीन है, समझना, इसको बाद में हटा देंगे, पर एक मशीन है वो खाली पड़ी है। क्या पड़ी है, खाली मशीन है, ओके, तुला है खाली, और वो दिखा रही है -20 ग्राम। खाली पड़ी है और वो क्या दिखा रही है, -20 ग्राम। ध्यान से सुनना, खाली पड़ी है और वो क्या दिखा रही है, -20 ग्राम दिखा रही है। ओके सर, खाली अगर -20 ग्राम दिखा रही है और उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया, कितने का, m का, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया m का, और उसका रीडिंग पाठ्यांक जो है वो आया आपका कितना, 420 ग्राम। कितना आया, 420 ग्राम। तो उसका मास कितना है वास्तव में, बताइए उसका मास कितना है, बताइए, ठीक है, उसका मास कितना है। खाली पड़ी है और खाली क्या दिखा रही है, 20 ग्राम। कितना, माइनस में 20 ग्राम। खाली मशीन माइनस दिखा रही है 20 ग्राम। तो फिर आपने जाके बोला कि यार शक्कर तोल दो, उसने बोला यार देखो आज मेरी मशीन थोड़ी सी खराब है, ये खाली को ही -20 ग्राम दिखा रही है। फिर आपने शक्कर तुलवाई, शक्कर आई 420 ग्राम। तो शक्कर आई 420 ग्राम, तो सामने वाला आपसे कितने का रुपए लेगा भाई, बताइए, 420 ग्राम के लेगा या कितने का। तो बिल्कुल भाई बच्चों ने आंसर कर दिया है, कितने का, कि सर इस बार आंसर देना पड़ेगा, रुपए हमें देने पड़ेंगे 440 ग्राम के। कितने के, 440। बिल्कुल कॉमन सेंस है यार, गांव में बैठा अनपढ़ आदमी है वो भी ये चीजें बता सकता है। अगर यहां पर किसी को ऐसे दिक्कत, मेरे को किसी बच्चे ने बोला नहीं, लेकिन अगर किसी को यह लग रहा है कि सर ये क्या है और इसमें डाउट है, तो फिर तो फंक्शनल एरर है भाई। क्या, अगर ये बात किसी अनपढ़ आदमी को जाके भी आप बोलो कि खाली मशीन थी, उस दुकानदार के पास मैं गया, उसने खाली को 50 ग्राम शो कर रहा था, फिर मैंने देखा कि कुछ सामान रखा तो 470 ग्राम थे, तो भाई उसको कितने के पैसे देने पड़ेंगे, वो बता देगा भाग के, सर बेटा खाली वाले जो थे वो हटा दो, तो खाली वाले जो थे वो हटा दिया, तो उसको 420 कर दिया, ठीक है ना। एक मशीन थी, वो आजकल डिजिटल मशीन आती है, डिजिटल मशीन पॉजिटिव में भी दिखा सकती है और नेगेटिव में भी दिखा सकती है। तो एक डिजिटल मशीन थी सर, उसने नेगेटिव में बता रहा था, यानी -20 ग्राम, 0 की बजाय -20 ग्राम दिखा रहा था। अच्छा, मतलब वो 0 से ही कम दिखा रहा था, ये तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, वो दिखा रहा था उसकी मर्जी। तो जैसे ही -20 ग्राम दिया तो उसने क्या बोला कि भाई देखो आज मेरी मशीन जो है वो खराब है सर, तो मशीन मेरी खराब है, वो -20 ग्राम दिखा रही है, डिजिटल कांटा है, डिजिटल के बारे में कुछ बोल नहीं सकते भाई, डिजिटल तो कुछ भी शो कर सकता है। तो ये -20 ग्राम दिखा रहा है, मैं आपको शक्कर तोल तो दूंगा। उसने तोला तो पता चला कि सर 420 ग्राम आया। तो 420 ग्राम आया, इसका मतलब 20 ग्राम ज्यादा बढ़ा के दे दो। क्यों, क्योंकि 0 को वो जब -20 दिखा रहा है, यानी -20 जो है वो एक्चुअल में जब 0 होता है तो उसको वो -20 शो करता है। तो एक्चुअल में जब 440 होगा तो उसको वो शो क्या करेगा, 420 शो करेगा, और उसने यही बोला है 420, ठीक है ना। तो ये कर देंगे, ओके। तो भैया ये है सिंपल सी बात, ये सिस्टमेटिक एरर के टाइम पे मैं करवा दूंगा, सिस्टमेटिक एरर अपन पढ़ेंगे। बस मैं एक बार आपको पहले रैंडम बताता हूं। तो सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दोनों एक साथ नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन रैंडम एरर एक साथ ही पॉजिटिव होगा, एक साथ ही नेगेटिव होगा। कैसे, अब एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। और बच्चों साथ में अपने को यह समझना है कि रैंडम एरर कैसे निकलती है। तो भैया शुरुआत करते हैं रैंडम एरर की, और रैंडम एरर के एग्जांपल्स वगैरह आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले रैंडम एरर की गणना कैसे होती है। यादृच्छिक त्रुटि की गणना सुनो, पूरा सुनना। यादृच्छिक त्रुटि की गणना, यादृच्छिक त्रुटि की गणना सुनो कि कैसे किया जाता है यादृच्छिक त्रुटि। अब सुन लेना भैया, रैंडम एरर, ओके। तो चलिए
रैंडम एरर के बारे में पढ़ेंगे, पहले रैंडम पूरा पढ़ देते हैं फिर सिस्टमेटिक वापस से बताएंगे, ठीक है ना। तो रैंडम एरर की गणना करते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया कि यार कोई भी मापन है वो शुद्ध तो है नहीं, आपको मैंने बोला ये चीज पड़ी है इसको माप के बताओ, ठीक है। अब मापोगे तो उसमें त्रुटि तो है ही है, तो फिर शुद्धता के नजदीक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस सुनो, ठीक है ना। तो शुद्धता के नजदीक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिकल करोगे, ये केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में आपको बोलेगा कि इसमें टाइट्रेशन जो है वो करके बताओ, ठीक है ना, जो है टाइट्रेशन है वो करके बताओ। तो टाइट्रेशन करके बतानी है तो क्या करनी है कि सर जो टाइट्रेशन है उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक ही प्रैक्टिकल को 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार ऐसे करते हो, ठीक है। तो जितने ज्यादा बार आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो उसकी त्रुटि कम होने के चांसेस हैं। तो रैंडम एरर यादृच्छिक त्रुटि A1 A2 A3 A4, आपने कोई पहले क्या लिए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रेक्षण, सुनते रहना पूरी बात को। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रेक्षण, ठीक है सर। तो A1 A2 A3 A4 और A5, आपने एक ही चीज को मापने के लिए क्या किया कि एक ही चीज को मापने के लिए आपने 5 बार प्रैक्टिकल किए, ओके। आपने एक ही चीज को मापने के लिए 5 बार प्रैक्टिकल किए कि सर A1 A2 A3 A4 A5 मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, ओके। क्यों, क्योंकि सर शुद्ध तो कोई है ही नहीं, तो फिर उसमें मैं क्या करूंगा, आप ऐसे केमिस्ट्री में करोगे 3 बार 5 बार 7 बार, जितने ज्यादा बार मापोगे शुद्धता ज्यादा आएगी, ठीक है ना। टाइट्रेशन वाला और आपने किया ही होगा 12th में जो प्रैक्टिकल होता है वो वाला। तो ऑब्जर्वेशन मैंने लिया, तो फिर मेरे पास आता है कि सर इसका वास्तविक मान होगा क्या, मैंने माप तो लिया लेकिन इसका वास्तविक मान होगा क्या। तो भैया वास्तविक मान जो होगा ना, जिसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, तो ट्रू वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे कि इन सबका औसत ले लो, क्या लिख दो, औसत ले लो। ये A1 A2 A3 A4 A5 ये सब आपने जो मापा है इनका औसत ले लो, उसको हम बोल देंगे कि इसका वास्तविक मान है। क्या हो जाएगा भाई, उसका वास्तविक मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वास्तविक मान, ठीक है सर। तो पूरी प्रोसेस सुनो, मैं फिर आपको ये एग्जांपल दूंगा, आपको खुद को करना है अभी के अभी। तो आप लोगों ने एक कोई चीज आपको बोला कि चलो इसकी लंबाई मापनी है, आपने उसके 5 प्रैक्टिकल निकाले, 5 वैल्यू निकाली और उनका औसत निकाल के बोल दिया कि सर इसका औसत कुछ A0 आ रहा है और ये इसका वास्तविक मान है, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसमें ये पहली स्टेप हो गई। फिर उसके बाद में दूसरी बात होती है आपकी कि सर एब्सोल्यूट रैंडम एरर निकालना, यानी इनमें यादृच्छिक त्रुटि निकालना, यादृच्छिक त्रुटि निकालना कि सर जो आपने मापा उसका वास्तविक मान तो आपने इसको बोल दिया, जो मापा उसका वास्तविक मान तो इसको बोल दिया, तो सर त्रुटि कितनी है, इसमें कितनी त्रुटि 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 है, उसको बोल देते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो पहले में कितनी त्रुटि आएगी, तो डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A मेन। एग्जाम्पल से समझाऊंगा फिर से, डेल्टा A2 बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A मेन। अच्छा, डेल्टा A3 बराबर क्या आएगा, A3 माइनस A मेन। डेल्टा A4 बराबर क्या आएगा, A4 माइनस A मेन। और डेल्टा A5 बराबर क्या आएगा सर, A5 माइनस A मेन। यानी बच्चों जब आप त्रुटि कैलकुलेट करोगे, आपने एक चीज को 5 बार माप लिया, उसमें ये उसका औसत मान आ गया और उसी को आपने वास्तविक बोल दिया। हालांकि वास्तविक कोई होता नहीं है, लेकिन बताने के लिए, मानने के लिए हमने बोल दिया कि सर ये इसका जो औसत है उसको मैंने वास्तविक बोल दिया। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने 5 ये मान निकाले थे, इनमें प्रत्येक में त्रुटि बताओ इसको वास्तविक मानते हुए। तो ठीक है, पहले में कितनी त्रुटि आ गई, इसमें से ये माइनस कर देंगे, दूसरे के लिए इसमें से ये माइनस कर देंगे, लगातार आप माइनस करते जाओ। तो आप देखोगे, अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे तो देखोगे इनमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। और इसीलिए मैंने लिखा है कि यादृच्छिक त्रुटि एक ही समय पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। यादृच्छिक त्रुटि एक ही समय पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है सर। 3 नंबर चीज आपको जो निकालनी होगी, 3 नंबर चीज आपको निकालनी होगी, औसत यादृच्छिक त्रुटि। औसत यादृच्छिक त्रुटि, औसत यादृच्छिक त्रुटि यानी मीन रैंडम एरर। क्या हो जाएगा, मीन रैंडम एरर, ठीक है। तो मीन रैंडम एरर नाम से ही क्लियर हो गया कि सर जो आपने अभी निकाली है ना, इनका औसत ले लो। लेकिन बच्चों जब इनका औसत लोगे तो आपको पता चलेगा सर इनका औसत तो 0 आ रहा है। तो हम लोग इनका औसत ऐसे नहीं लेंगे, हम इनका मोड लगा के औसत लेंगे। पॉजिटिव है उसको भी जोड़ेंगे, नेगेटिव है उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, इनका सबका मोड लगा के जोड़ेंगे,
डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो सर मैंने मोड लगा के इन सबको जोड़ दिया, ठीक है ना। अभी आपको करना है ये सारी चीजें, ये बात सारी जो है वो करनी है। ओके, चौथे की बात करें, 4 नंबर अपने पास आता है, वो आएगा कि अब आप फाइनल आंसर क्या दोगे, ठीक है ना, कि फाइनल आंसर क्या देंगे। ओके, तो फाइनल आंसर जब आपको देना होगा कि सर आपने हमें एक काम दिया था, इसकी लंबाई मापना, हमने 5 प्रैक्टिकल किए और इसकी लंबाई मापी, तो फाइनल आंसर ए का जो आंसर होगा वो ए एवरेज, यानी जो आपने मीन निकाला है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन की फॉर्म में दोगे। और इसीलिए बच्चों आप लोग कभी भी कोई भी पैकेट वगैरह स्टैंडर्ड चीज देखते हो, उसके ऊपर ये प्लस माइनस में लिखा हुआ होता है कि इसमें ये चीज इतनी है प्लस माइनस, ठीक है ना, इसमें ये चीज इतनी है और इसमें प्लस माइनस, ठीक है ना, कि इसमें इतनी ज्यादा या कम हो सकती है, सर इतनी त्रुटि तो इसमें पॉसिबल है। तो आप ऐसे लिखोगे, ए मीन आपने यहां से निकाल लिया और डेल्टा ए मीन आपने यहां से निकाल लिया कि सर ये जो फाइनल मेरा आंसर आएगा उसमें यही है कि ये ए मीन यानी ये वास्तविक वैल्यू है और उस वास्तविक वैल्यू में सर इतनी सी त्रुटि हो सकती है, इतना कम या ज्यादा होना स्वाभाविक है सर, तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए मीन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या चीजें होती है बच्चों, उसके अलावा 5 नंबर स्टेप सुनते जाना। 5 नंबर स्टेप आपकी होती है सापेक्ष त्रुटि। क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। तो भैया बात क्लियर है, रिलेटिव एरर आप करोगे तो वो आपका आ जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, कि जो आपने मापा है, जो आपने मेजर किया है, उसमें त्रुटि इतनी है। बात क्लियर है। फिर आपसे बोला गया कि जो आपने मेजर किया है उस खुद के सापेक्ष कितनी त्रुटि है, तो डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन हो जाएगा बच्चों। ये आपकी 5वीं स्टेप है, आपको ये करना है पूरा का पूरा लाइन वाइज एक एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। फिर 6ठी जो स्टेप होगी आपकी वो होगी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा ए अपॉन ए मीन आपने जो निकाला है अभी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी सापेक्ष त्रुटि को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। चलिए भाई, तो ये इतना काम आपको लाइन वाइज करना है। मैं आपको लिख दूं कि सापेक्ष त्रुटि, सारी चीजें समझते समझते करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सापेक्ष त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि मात्रकहीन व विमाहीन होती है। इनकी कोई मात्रक व विमा नहीं होती, मात्रकहीन व विमाहीन होती है। सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी डेल्टा ए आ रहा है और नीचे भी ए आ रहा है, ऊपर भी डेल्टा ए और नीचे भी ए, तो सर ऊपर भी वही राशि है और नीचे भी वही राशि है, तो इनके कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको करना है। ए मीन, ए एवरेज, ये जो सारी चीजें हैं बच्चों वो आपका क्या होता है, ए मीन, ए एवरेज या ए नोट, ये सारी चीजें सेम है। तो आप लोगों को ये लाइन वाइज करना है। अभी हम करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। अच्छा, तो सर फिर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या? एग्जाम में ये लिखा हुआ आता है क्या? नहीं भाई, एग्जाम में ये इतना बड़ा नहीं आता है। एग्जाम में आपको ये यहां पर ये डेटा दे दिया जाएगा, सीधा आपको ये देके बोल दिया जाएगा कि भाई उसकी सापेक्ष निकालो या रिलेटिव निकालो, या तो ये दे दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस बताता हूं कि ये रैंडम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी आपको पता है हम कभी बड़े प्रोसेस से जाएंगे नहीं, शॉर्टकट अपने पास हर चीज के हैं, वो बताएंगे आपको एक एक चीज के, टेंशन नहीं लेना। तो सर एग्जाम में या तो यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या फिर ऐसे डेटा देके यहां तक आना पूछ लिया जाएगा। तो अभी आप लोग कॉपी पेन निकालो और ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ठीक है ना। आपको मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं और उस ऑब्जर्वेशन का आंसर निकालना है सबका। 2.230, 2.250, ये सब मिलीमीटर में है ना। आपने ऑब्जर्वेशन लिए 2.250 मिलीमीटर, 2.260 मिलीमीटर, 2.240 मिलीमीटर और 2.270 मिलीमीटर। ये आपके 5 ऑब्जर्वेशन है, ये आपके 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग मुझे जल्दी से इसकी ट्रू वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी। वास्तविक मान,
जिसको ए मीन बोल दो या ए एवरेज बोल दो या बच्चों ए नोट बोल दो, कुछ भी बोल दो, जल्दी से ये आंसर निकाल के मुझे बताओगे आप लोग। अब ठीक है ना, क्या है कि आपको ये दे रखा है, ये पहला मान है, ये दूसरा मान है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। आपने कैलकुलेट किया तो ये डेटा आया सर ऐसे, ये डेटा इस तरीके से आया। तो अब आपको इसका आंसर करना है, क्या आएगा औसत, जल्दी जल्दी बताइए। हां, पहले आप देखो, कोई चीज का आधार जानना जरूरी है कि ये होता क्या है, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बात तो अपन करते ही रहेंगे, पहले इसका आधार जो है वो जरूर जानो। हाँ बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या 2.2 क्या आया भाई, इसको जोड़ा सर 2.230, 2.250, 2.260, 2.240 प्लस 2.270 अपॉन 5, और मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपका आंसर आया होगा 2.250 मिलीमीटर, 2.250 मिलीमीटर आया होगा। इसके अलावा आ रहा है तो भाई कहानी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है ना। अगर ये नहीं आ रहा तो कहीं आपने गड़बड़ की है, यही आंसर आएगा इसका 2.250 मिलीमीटर, क्योंकि एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है। हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि अच्छा एवरेज औसत का मतलब होता है बीच बीच की सी वैल्यू, तो ये तो सर 2.250 है, ये उससे 2 कम तो 27 वाला 2 ज्यादा, ये उससे 1 कम तो ये 1 ज्यादा, मतलब ये 1 कम तो ये 1 ज्यादा, इसका मतलब बीच की वैल्यू 2.25 आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो, ओके। अब दूसरी स्टेप करो, प्रत्येक में मुझे यादृच्छिक त्रुटि निकाल के बताओ, प्रत्येक मापन में यादृच्छिक त्रुटि बताओ कितनी आएगी, पहले में कितनी आएगी, दूसरे में कितनी आएगी, यानी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, सारी वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, त्रुटियां कितनी कितनी है इसमें, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 कितनी कितनी आएगी, जल्दी से बताइए बच्चों, आंसर आने चाहिए। हाँ भाई, पहले में सर इसमें से ये माइनस कर दो, यानी A1 में से आप A नोट, A मीन, A एवरेज जो बोलना चाहते हो इसको बोलो और माइनस कर दो, ठीक है। तो भाई बताइए जल्दी से बच्चों, तो 2.230 माइनस 2.250 किया तो इसका आ गया सर 0 माइनस में कितना आ गया, माइनस में आएगा 0.020। अच्छा ओके, इसी तरीके से दूसरे को किया तो सर वो 0.000, तीसरे को किया तो सर वो आ जाएगा 0.010। अच्छा, चौथे को किया तो ये माइनस में 0.010 और पांचवें को किया तो माइनस में 0.020। ये सब मिलीमीटर में, इन सब की यूनिट होती है भैया। यादृच्छिक एरर है, रैंडम एरर है, तो इनकी यूनिट होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से रख लेना, फिर एग्जाम में आएगा फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया। इन सब की यूनिट होती है, इन सब की यूनिट होती है, इसलिए मैंने मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, मिलीमीटर में से मिलीमीटर जाएगा तो मिलीमीटर बचेगा। तो आप देख सकते हो कि सर यहां पर नेगेटिव भी आ रहा है, यहां पर जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। और इसलिए बच्चों मैंने यहां पर यह लाइन लिखी थी कि ये त्रुटियां एक ही समय पर यानी एक ही मापन पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, एक ही जगह पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आप देख लो इस एग्जांपल में कहीं पॉजिटिव भी है और कहीं नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, ठीक है। तो यह बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए भाई। चलिए तीसरी बात, तीसरी चीज क्या निकाली थी आपने, औसत, या उसको आप लोग बोल दो मीन या औसत यादृच्छिक त्रुटि। बताइए मुझे क्या आएगा, औसत यादृच्छिक त्रुटि। हां, औसत यादृच्छिक त्रुटि बताइए भाई क्या आएगा ये औसत यादृच्छिक त्रुटि। औसत कितना आएगा, अच्छा प्लस, हाँ ये प्लस में होगी है ना, ये प्लस में होगी, बिल्कुल बिल्कुल ये प्लस में होगी, लास्ट वाली प्लस में होगी, बिल्कुल मैंने गलती से माइनस में लिख दिया था। 2.27 में से, बिल्कुल 2.27 में से ये जाएगा तो औसत। अब औसत
तो औसत के लिए डेल्टा ए मीन, मीन का मतलब औसत, तो इन सब का मोड करके जोड़ना है, ठीक है ना, इन सब का मोड करके जोड़ना है, यानी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव लिखो, तो सबको जोड़ना है मतलब, तो 2 2 4 5 और 6, तो सर ये है 0.060 अपॉन 5, 0.060 अपॉन 5 आ जाएगा भाई, क्या करेंगे 0.060 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बच्चों ने दे दिया है 0.012 मिलीमीटर, 0.012 मिलीमीटर, ये आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है 0.012 मिलीमीटर, 0.012 मिलीमीटर, इतनी इसमें त्रुटि आ जाएगी बच्चों। तो अब चौथी स्टेप, आप सर को क्या लिख के दे दोगे कि सर हमने पाठ्यांक, आपके मेंटोर ने आपको बोला कि ये लंबाई माप कर देखो, आपने उसके 5 मापन लिए और 5 मापन लेने के बाद में ये सारा कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम का जो उत्तर है वो ऐसा आया, तो आप बोल दोगे सर की जो लंबाई है ना वो 2 पॉइंट क्या है लंबाई, तो सर जो लंबाई है वो 2.250 प्लस माइनस 0.012 मिलीमीटर है, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद में कोई त्रुटि नहीं होगी सर, इसके बाद में कोई त्रुटि नहीं होगी सर, इसमें ये एरर है क्या कि सर इसका मान 2.250 प्लस माइनस 0.012 यानी 2.250 प्लस या माइनस, इससे इतना ज्यादा या इतना कम हो सकता है भाई, इतना ज्यादा या इतना कम हो सकता है, उसके अलावा इसमें कोई गड़बड़ नहीं है भाई, कि इसमें यही आपका मान आएगा। तो ये तरीके से आप अपने मेंटर को बता दोगे। तो ये आज की बात जो है वो मेरा बताने का तरीका क्या था कि पहली बात तो कोई गलती से आपको 3 या 4 डेटा दे दे और आपको बोल दे कि भाई उसमें प्रत्येक में यादृच्छिक त्रुटि निकालो या औसत यादृच्छिक त्रुटि निकालो, लेंथी है, लंबा है, लेकिन क्या पता यहां तीसरी स्टेप तक पूछ ले, चौथी स्टेप तक पूछ ले, तो यह बताने का तरीका था, क्योंकि हम लोग आपके एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उसमें ये जो चीजें हैं वो दे रखी है, तो उसको पढ़ लिया। हां, ज्यादातर जो नीट के एग्जाम में आने की बारी है वो इसके बाद की चीजें आएगी, इसके बाद की चीजें आएगी, मतलब आपको लंबाई ऐसे दे दिया जाएगा कि सर ये लंबाई है, तो पहली बात तो आपको ये समझना था, मैं सीधा बताता ना, आप बोल देते ये सर प्लस माइनस कहां से आया, फिर डाउट आता, तो इसलिए पहले तो ये बताना था कि ये प्लस माइनस आगे जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें प्लस माइनस मैं लेके रखूंगा, ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका। तो करना क्या है, एक बार सुन लो, पहली बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं आए लेकिन आ भी जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे 5 डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो औसत मान निकालना है, औसत मान निकालना है, तो इसका एवरेज, 5 डेटा का एवरेज निकालना, औसत निकालना मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बड़ी चीज है, सबको जोड़ो और 5 का भाग दे दिया, ठीक है सर, सबको जोड़ा और भाग दे दिया तो ये औसत मान आ गया। अच्छा, फिर बोला जाएगा कि प्रत्येक मापन में यादृच्छिक त्रुटि, तो पहले में इतनी त्रुटि है, दूसरे में इतनी है, तीसरे में इतनी है, चौथे में इतनी है, 5वें में इतनी है, क्या किया, जो भी आपने त्रुटि निकाली उसमें से ये माइनस करते जाओ, तो 2.23 में से माइनस कर दिया इसको, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, 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 यानी प्रत्येक जो चीजें हैं, ओके, जो प्रत्येक चीज है यानी जो भी आपने मापन लिया उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि थी, मैंने आपको बोला कि त्रुटि होती है, तो वो कितनी कितनी त्रुटि आई वो हम लोगों ने लिख दी, ठीक है ना, कि ये आपने त्रुटि लिख दी है। अच्छा, फिर आपको बोला कि जो जितनी त्रुटि आई है, आपने 5 मापन किए, उसमें त्रुटि आई है, उन 5 को आप माप दो, औसत कर दो, तो ये औसत त्रुटि हो गई, और ये औसत त्रुटि होगी तो आपका आंसर आ गया कि सर लंबाई पक्का, लंबाई जो है वो पक्का 2.25 यानी इतना और प्लस माइनस 0.012 यानी कहने का मतलब कि इससे ज्यादा की त्रुटि नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम त्रुटि जो है वो 0.013 होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो आपका त्रुटि है वो 0.012 हो जाएगा भाई। तो यादृच्छिक त्रुटि का मतलब अपना क्या होता है, रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब इनके प्रत्येक डेटा में से ये माइनस करते रहो, 2.23 में से पहले ये माइनस कर दो, फिर इसमें से ये माइनस कर दो, फिर इसमें से ये माइनस कर दो, फिर इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये प्रत्येक डेटा में से आप माइनस करोगे तो इसका मतलब अपना आंसर आ जाएगा क्या कि सर प्रत्येक में कितनी त्रुटि है, पहले प्रेक्षण में क्या त्रुटि है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है। चलिए, तो आप लोगों ने ये किया, आपका पाठ्यांक आ गया L बराबर 2.250 प्लस माइनस 0.012 मिलीमीटर, ये आपका पाठ्यांक आ गया।
अब आपसे पूछा जाएगा, ऐसे डेटा दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको डेटा दे दिए जाएंगे और आपसे यह पूछा जाएगा कि सर आप तो ये बताइए कि इसमें, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि सर आप ये बताइए कि इसमें सापेक्ष त्रुटि कितनी है। तो सापेक्ष त्रुटि अगर आपको बतानी है तो सापेक्ष त्रुटि क्या बताओगे सर? सापेक्ष त्रुटि जो है वो अपनी हो जाएगी 0.012 बटा में 2.250। ये आपकी सापेक्ष है। कोई आपको बोले प्रतिशत त्रुटि बताओ, क्या हो गया? प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो सर प्रतिशत त्रुटि जो है वो आपकी हो जाएगी 0.012 गुणा में बटा में 2.250 इंटू 100। तो ये सापेक्ष हो जाएगी और ये प्रतिशत हो जाएगी, ये सापेक्ष हो जाएगी और ये प्रतिशत हो जाएगी। सिंपल सी चीज आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये सापेक्ष त्रुटि सोल्व नहीं करना, आप ऐसे ही छोड़ दो, और ये प्रतिशत त्रुटि, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब आज के बाद में जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको यहीं से दूंगा, ठीक है ना। आपको मैं बोलूंगा कि ये एक डेटा है और अब इसमें आप सापेक्ष त्रुटि बताओ या प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो इसको इतना ही करना है, आगे सोल्व नहीं करना है। एक चीज मैं यहां पर जरूर लिखना चाहूंगा कि त्रुटि जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रेक्षण के। जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रेक्षण को दोहराओगे, त्रुटि उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा बार आप दोहराओगे उतनी ही त्रुटि आपकी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो सापेक्ष का बेसिकली मतलब होता है कि खुद के सापेक्ष में। जैसे आपने बोला कि सर त्रुटि आई 10 ± 0.2, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि जब आप किसी चीज का 10 किलोग्राम मापोगे तो उसमें इतनी त्रुटि है, 10 किलोग्राम मापोगे तो उसमें इतनी त्रुटि है। तो सापेक्ष का मतलब हो गया कि भाई उस 1 किलोग्राम में कितनी त्रुटि होगी। जब आपने 10 किलोग्राम मापा तो उसमें त्रुटि आई 0.2 किलोग्राम। तो सापेक्ष का मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम जब मापोगे तब कितनी त्रुटि आएगी। तो 0.2 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, इसलिए सापेक्ष त्रुटि में मापा गया मान डिवाइड में आ जाता है। यह सापेक्ष का मतलब है, ठीक है ना। यह बात आप वो इतने में इतने के लिए, इतने में इतने के लिए वहां पर सीखते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया क्लियर है मामला? आपको कोई ऐसे दे दे तो आपको सिंपल ये बताना है कि इसमें कितनी त्रुटि है, सीधा सा आंसर आएगा, ठीक है ना। आपको सीधा बताना है कि सर इसमें कितनी त्रुटि है। अब अपन नीट और जेई के क्वेश्चंस पे आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, फिर पीवाईक्यू भी करेंगे बच्चों। तो ध्यान से पहले एक चंपू से क्वेश्चन के आंसर दो मुझे। यदि एक वस्तु की लंबाई 6.00 ± 0.01 सेंटीमीटर है तो इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा कि अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। कर दो भाई, सबका आंसर आना चाहिए भैया। अभी बताया है सबका आंसर आना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है और एक इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है। तो दूसरा, दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, पहला, ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए। ओके, और दूसरी चीज क्या है? यदि क्या सरल लोलक का, या ऐसे लिख दो, किसी वस्तु की गति का आवर्तकाल 10 सेकंड उस घड़ी से मापा जाता है, उस घड़ी से मापा जाता है जिसका अल्पतमांक 0.1 सेकंड है, तो मापन में अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो।
चलिए आंसर दे दिया बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो सर हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई है अपनी 6.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और इसमें हमें बोला गया है सर कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, और वो भी अधिकतम संभव, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा एरर नहीं आएगी। ठीक है ना। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका सोल्व नहीं हो रहा है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एल की जगह आ जाएगा आपका 0.01 बाय एल की जगह आ गया 6 इंटू 100 कर दिया, तो आप सीधा आंसर कर दो 1/6%। ठीक है ना, सीधा आंसर कर दो 1/6%। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 क्या कर देंगे, सीधा सा। अब प्रतिशत त्रुटि है यार, क्या गलत है इसमें कि एक वस्तु है उसकी लंबाई, अब आपको यहां से ये डेटा देना शुरू कर दिया, यहां से ये डेटा देना शुरू कर दिया कि सर ये लंबाई है और ये डेल्टा एल है, ये लंबाई है और ये डेल्टा एल है। ठीक है भाई, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, सीधा सा कहानी है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो डेल्टा एल कितना है 0.01, कितना आएगा 0.01 बटा में 6 इंटू 100। ठीक है सर, तो इसको 100 से गुणा किया, 1/6% कर दो, आगे सोल्व नहीं करना, बस ऑप्शन में ऐसे ही मिलेंगे अपने को, फालतू की मेहनत नहीं करवाई जाएगी, कॉन्सेप्चुअल मेहनत करवाई जाएगी, तो एरर बताना है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन जो है भाई वो क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो सर दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या आ गया कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका कि 10 सेकंड का आवर्तकाल बताना। ठीक है, कि दूसरा सेकंड जो है उसका आवर्तकाल बताना है 10 सेकंड का। तो किसी वस्तु की गति का आवर्तकाल 10 सेकंड है। अच्छा, क्या बताया है दूसरे क्वेश्चन का, देखिए भाई क्या बताया गया है कि भाई आंसर दे रखा है, पहले बी का आंसर 1% आ गया। चलिए भाई, काफी बच्चों ने 1% बताया है, सारे लोग बताओ, इसको इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का बताइए भाई, बताइए। हम्म, 1%, 0%, 1%। अच्छा ठीक है, क्या करोगे कि सर सबसे पहले तो आप टाइम को लिखो, कितना मापा आपने 10, ज्यादा से ज्यादा त्रुटि कितनी हो गई है, ज्यादा से ज्यादा त्रुटि कितनी हो सकती है, तो सर त्रुटि है 0.1 सेकंड, कितनी 0.1 सेकंड। तो 10 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, 10 प्लस माइनस 0.1 सेकंड। ओके, त्रुटि मैंने बताया था या तो आप उस पूरी प्रक्रम करके निकालोगे या आपको अल्पतमांक के बराबर त्रुटि मान लेनी है, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो सर सीधी सी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 को अगर हम लोग कर देते हैं यहां पर बच्चों, तो क्या आएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी का आंसर आ जाएगा 0.1, टी कितना हो गया 10 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया सीधा सा 10/10%, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1%। कितना आ जाएगा 1%। बिल्कुल सब लोगों ने दिए, हां ना बोलो भाई। इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई गड़बड़ है, यहां पर ये जो दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें से किसी को कोई दिक्कत, एकदम चंपू चंपू सी बात है कि सर जो त्रुटि है वो बटा में वास्तविक मान इंटू 100 कर दो, त्रुटि बटा में वास्तविक मान इंटू 100 कर दो, सीधा सा जो भी त्रुटि दे रखी है वो बटा में वास्तविक मान इंटू 100 कर दो। ठीक है, त्रुटि बटा में वास्तविक मान इंटू 100 कर दो, यहां से काम खत्म हो जाएगा भाई। चलिए दोनों राइट हुए हैं, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। चलिए क्लियर, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और आपको त्रुटि का मापन सिखाएंगे, यानी ऐसा दिया हुआ रहेगा उन दो चीजों को जोड़ना, उन दो चीजों को घटाना, ठीक है ना, उन दो चीजों को भाग देना, उन दो चीजों को गुणा करना, ये सारी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको त्रुटि समझना ही समझना है, 4 नंबर अपने आने ही आने चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं त्रुटियों
के गणितीय गणना, त्रुटियों की गणितीय गणना या गणितीय जो ऑपरेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला, योग व अंतर में दो चीजों का योग दिया गया है या दो चीजों का अंतर दिया गया है तो हमें बात करनी है, ठीक है ना, कि भाई सर दो चीजों का योग दे रखा है या दो चीजों का अंतर दे रखा है, तो उस समय दो चीजों के योग या अंतर में आपको बात करनी है कि गणना कैसे करेंगे। तो चलिए भाई बच्चों ध्यान से करते हैं। ओके, तो जैसे आपको कोई राशि A1 दे रखी है, जो कैपिटल ए लिख देता हूं मैं, A प्लस माइनस डेल्टा ए की फॉर्म में है, ठीक है ना, A प्लस माइनस डेल्टा ए की फॉर्म में, एकदम बेसिक सा, ठीक है ना। ओके, और B जो है वो क्या है, B प्लस माइनस डेल्टा बी की फॉर्म में है, B प्लस माइनस डेल्टा बी की फॉर्म में ऐसा दे रखा है। A और B दो राशियां आपको दे रखी है। ओके, अब अगर आपको इनको जोड़ना है या घटाना है, इनको जोड़ना है या घटाना है तो उनको उसी तरीके से कर दो, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, लेकिन त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, त्रुटि कभी भी कम नहीं करना। क्यों? क्योंकि सर त्रुटि की गणना में हमेशा प्लस आता है, उसमें कभी माइनस नहीं आएगा बच्चों, सीधा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी ने बोला कि सर इनको जोड़ना है तो जोड़ो, घटाना है तो घटाओ, लेकिन त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। जैसे मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊं ध्यान से, एक लंबाई L1 दे रखी है आपको 4.00 प्लस माइनस 0.02 और L2 दे रखी है आपका 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगर आपको इनको जोड़ना है, सुनते रहना बात को ध्यान से, अगर इनको जोड़ना है L1 प्लस L2 करना है, इनको जोड़ना है L1 प्लस L2 करना है, तो हम क्या करेंगे कि सर L1 प्लस L2 इनको जोड़ना है तो ये आ जाएगा 6.00 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। क्या किया बच्चों, इधर सीधा जोड़ दिया और त्रुटि को भी जोड़ दिया। सुन लो, जोड़ना था, अपने को बोला किसी ने कि भाई ये L1 और ये L2 दे रखा है, इनको जोड़ के बताओ सर, तो L1 और L2 को जैसे जोड़ना था जोड़ दिया और प्लस माइनस त्रुटि को भी जोड़ दिया, यानी 0.02 और ये 0.01। उसी तरीके से अगर उसी तरीके से आपको L1 दे रखा है 8.00 प्लस माइनस 0.02 और L2 दे रखा है बच्चों 6.00 प्लस माइनस 0.01, आपको ये दे रखा है। कोई आपसे ये पूछे मिलीमीटर में, लेट्स सपोज है ना, मिलीमीटर में आपको कोई ये बोले कि इनको माइनस कर दो, इनको एक दूसरे में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या करेंगे बच्चों, सीधा माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 2.00 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर। यानी माइनस करना है तो माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन त्रुटि जुड़ेगी ही जुड़ेगी, त्रुटि कभी कम नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। क्यों? अगर मान लो गणित करने से, गुणा भाग करने से आप त्रुटि हटा रहे हो तो आप तो त्रुटिहीन आंसर ला दोगे, जबकि आपको पता है त्रुटि कभी भी कम नहीं हो सकती। जो रैंडम त्रुटि है वो हमेशा बढ़ती जाती है, कम नहीं की जा सकती। कम एक ही तरीके से की जाएगी, आप प्रेक्षण को बढ़ाओ, क्या करो, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ। तो सीधी सी बात है, दो चीजें हैं, जोड़ना है तो जोड़ दो सर, घटाना है तो घटा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन त्रुटि को हमेशा जोड़ोगे। यहां पर भी 0.03 आएगा और यहां पर भी 0.03 आएगा, हां ना बोलो भाई। अरे किसी को कोई दिक्कत है गुणा भाग जोड़ बाकी में? अभी जोड़ बाकी किया है, फिर गुणा भाग भी करना है ना। तो पहला कितना आया सर, आ गया 6.00 प्लस माइनस 0.03 और दूसरे में आ गया 2.00 प्लस माइनस 0.03। यानी सर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे, लेकिन त्रुटि के साथ कोई छेड़ नहीं करेंगे, उसको हमेशा जोड़ा जाएगा। हाँ ना बोलो, बोलो भाई, हाँ। फिर से बोल रहा हूं, त्रुटि अपने को सीखना है, 4 मार्क्स की चीज है, आना ही आना चाहिए, और 2 दिन की चीज है, बस 2 दिन की मेहनत है, एक आज और एक कल। उसके बाद में रिवीजन में आपको हमेशा आधा घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में PYQ कर लेंगे। ओके बच्चों, जुड़ गया। चलिए अब मेरी बात को सुनना थोड़ा ध्यान से कि सर जोड़ना या घटाना तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमें बोले
कि गुणा या भाग हो तो उसमें क्या करना है, तो गुणा या भाग में, जैसे आपको बोला एक कोई चीज है ए, स्मॉल ए प्लस माइनस स्मॉल ए, और बी बी प्लस माइनस स्मॉल बी, ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके, तो बच्चों अगर हम बात करें यहां पे, ओके है, सबका सुना, कोई दिक्कत नहीं है? ओके चलिए, हाँ बिल्कुल, ये एकदम, और ऐसे ही एलकेजी वाली चीजें ही आती है बस, और कुछ नहीं है, ये एलकेजी वाली चीजें ही आती है ना। चलिए, अब ए बटा में बी, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ए गुणा में बी करना है या ए बटा में बी करना है, आप कर लो, जो भी करना है कर लो। आपको गुणा करने का बोला तो गुणा कर दो, भाग देने का बोला तो भाग दे दो। ए गुणा में बी करना है तो आप कर लो कि सर ए गुणा में बी करूंगा तो मेरे को गुणा आ जाएगा, भाग देना है तो भाग। अब एक सिंपल सा स्टेटमेंट सुन लो, जोड़ रहे थे और घटा रहे थे, तब त्रुटियों की गणना कैसे कर रहे थे? सर मैं सीधी त्रुटियों को जोड़ रहा था, चाहे मेरा गुणा हो, सॉरी चाहे मेरा जोड़ हो या घटा हो, मैं त्रुटि को जोड़ रहा था। कौन सी त्रुटि को? सीधी त्रुटि को। तो यहां पर गुणा हो या भाग हो, गुणा हो या भाग हो, गुणा करो या भाग करो, आप जोड़ोगे, लेकिन किसको? इस बार त्रुटि को नहीं, सापेक्ष त्रुटि को जोड़ोगे, लेकिन किसको? त्रुटि को नहीं बच्चों, सापेक्ष त्रुटि को। यानी आपको उत्तर में, यानी ए गुणा बी करने से कुछ वाई आ रहा है या ए बटा में बी करने से कुछ वाई आ रहा है, तो ए और बी की, ध्यान से, ए और बी की त्रुटि अगर आप जोड़ोगे, कि ए और बी की सापेक्ष त्रुटि आप जोड़ोगे, यानी डेल्टा ए बाई ए। ए में कितनी त्रुटि है? ए में सापेक्ष त्रुटि बताओ सर। ए में सापेक्ष त्रुटि है डेल्टा ए बाई ए। अच्छा, बी में सापेक्ष त्रुटि कितनी है? डेल्टा बी बाई बी। आज ही सीखा है ना, ए में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बाई ए, बी में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा बी बाई बी। इन दोनों की सापेक्ष त्रुटि जोड़ोगे बच्चों तो आपको y की सापेक्ष त्रुटि मिलेगी। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। त्रुटि की गणना एक बार समझ लो, जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली कि सर दो चीजें हैं उनको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो त्रुटियों को जोड़ दो, सीधा सा। घटाओ है तो भी जोड़ो और जोड़ना है तो भी जोड़ो। उसी तरीके से दो चीजों को गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, दो चीजों को गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो उनके उत्तर में, उनके आंसर में सापेक्ष त्रुटि उतनी ही आएगी जितनी इन दोनों में सापेक्ष त्रुटि है। इन दोनों की सापेक्ष त्रुटि को आप जोड़ दोगे बच्चों तो उत्तर में वही सापेक्ष त्रुटि आने वाली है। उत्तर में सापेक्ष त्रुटि सेम वही आएगी, चाहे आप गुणा करो या भाग करो। यानी वहां पर तो सीधी त्रुटियां जुड़ रही थी और यहां पर सापेक्ष त्रुटियां जुड़ रही थी। उदाहरण से समझना बच्चों, कैसे? उदाहरण से जरूर समझने का। जैसे आपको बोला कि एक चीज है सर ए, वो आपको दे रखी है 4.00 प्लस माइनस 0.02 मीटर, और दूसरी चीज है सर बी, वो आपको दे रखी है 2.00 प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो आपको कोई बोल दे कि ए गुणा में बी ज्ञात करो, ठीक है ना, ए गुणा में बी ज्ञात करो। तो पूरी प्रोसेस समझना, ठीक है ना, ए गुणा में बी, पूरी बात को समझना कि सर ए गुणा में बी ज्ञात करना है। तो चलिए, ए गुणा में बी अगर आप करोगे तो सबसे पहले तो उसका जो मान है, मैंने ये माना कि y बराबर आपका a गुणा में b आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि a गुणा में b करने से सीधा आएगा क्या आंसर? तो गुणा कर देंगे सर सीधा, 4 को 2 से गुणा किया तो आंसर आ गया 8.00। क्या आ जाएगा? 8.00। क्या आंसर आ जाएगा? 8.00 आ गया सर। a को b से गुणा किया तो आंसर आ गया 8.00। अच्छा, अब सर क्या ये वास्तविक मान है क्या? 8.00 कैसे बताया सर आपने? इसमें त्रुटि तो नहीं बताई, तो ये तो गलत बात है। तो इसकी त्रुटि की गणना कैसे की जाएगी? उत्तर y आएगा a और b को गुणा करने के, लेकिन उसकी त्रुटि की गणना कैसे की जाएगी? तो वो की जाएगी सर डेल्टा y बाई y बराबर डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाय b। यानी जिन दो चीजों को गुणा करने से, जिन दो चीजों को गुणा करने से y आ रहा है, तो y में सापेक्ष त्रुटि उन दोनों की सापेक्ष त्रुटियों के जोड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जोड़ के। ठीक है सर, तो डेल्टा y बाई y बराबर आपका क्या आएगा सर? a में सापेक्ष त्रुटि कितनी है? 0.02 बटा में 4। अच्छा, b में सापेक्ष त्रुटि कितनी है सर? 0.01 बटा में 2। अच्छा, ऐसा कर देंगे
तो ये y में सापेक्ष त्रुटि आ जाएगा। अच्छा, कोई आपको बोल दे कि नहीं सर सापेक्ष त्रुटि नहीं, हमें आप सीधी त्रुटि बताओ, एब्सोल्यूट त्रुटि बताओ कि y में त्रुटि कितनी है, यानी आपको डेल्टा y बताने के लिए बोले कोई, तो डेल्टा y क्या बताओगे, आप इसको आगे सोल्व कर लोगे कि डेल्टा y बाई y, यहां पर 4 मैंने लघुत्तम ले लिया तो 0.02 प्लस में ये 2 बार गया तो 0.02, आप सोल्व करोगे तो 4 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.01। क्या आ गया, 0.01। ये 4 से कट हुआ यहां पे तो 0.02 0.02 0.01 आ गया। तो डेल्टा y बाई y बराबर आपके पास 0.01। तो डेल्टा y आप निकालोगे तो सर 0.01 इंटू इधर y जाके गुना हो गया, और y क्या था, 8 था सर, कितना था, 8। तो ये इसमें डेल्टा y आपका आ गया बच्चों, समझना सर, इसमें डेल्टा y आ गया 0.08। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई a गुणा में b का मान बताओ, तो आप a गुणा में b का अंतिम मान क्या बताओगे, सर a गुणा में b का अंतिम मान है मेरे पास 8.00 प्लस माइनस 0.08 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से करूंगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, एक सिंपल सी कहानी। क्या सर, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप दो चीजों को गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो तो उनकी सापेक्ष त्रुटि को जोड़ दो, ये उत्तर के बराबर आ जाएगा। सापेक्ष त्रुटि को जोड़ोगे वह उत्तर के बराबर आ जाएगा। एक बार देखो भाई सारे लोग अच्छे से, ओके, सुनिएगा भाई, एक बार फिर से पूरा बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या है कि सर गुणा या भाग में दो चीज है a और b, उनका गुणा करना है। ओके, तो दो चीज है a और b, उनको गुणा करना है तो गुणा कर दो, भाग करना है तो भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर त्रुटि की गणना कैसे करोगे, तो सर त्रुटि की गणना के लिए जिनको गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं उनकी सापेक्ष त्रुटियों को जोड़ेंगे तो उत्तर की सापेक्ष त्रुटि आएगी, उत्तर की सापेक्ष त्रुटि आएगी। तो a और b दो डेटा दे रखे थे, मीटर और मीटर, गुणा करने पे मीटर स्क्वायर आएगा। पहले मैंने सीधा गुणा कर दिया, 4 को 2 से गुणा किया तो आपका उत्तर आया 8। फिर बोला कि भाई अकेला उत्तर 8 तो नहीं आ सकता, साथ में कुछ त्रुटि तो आनी चाहिए। ठीक है, तो साथ में कुछ त्रुटि आएगी तो क्या करेंगे कि भाई त्रुटि आ रही है तो आप कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा y बाई y बराबर, यानी y में जितनी सापेक्ष त्रुटि होगी वो किसके बराबर होगी, a और b की त्रुटि के बराबर। तो डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b कर दिया सीधा सा। तो डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, तो डेल्टा a कितना है 0.02 डिवाइड बाई a कितना है 4 प्लस डेल्टा b कितना है सर 0.08 डिवाइड बाई b कितना है 2। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें मुझे ये बताओ, ये डेटा आपको पता है, ये आपको पता है, और y पता है, बिल्कुल सर पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 8, y पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 8। तो डेल्टा y बाई y बराबर 0.02 प्लस 0.02, ऐसे सोल्व किया, y को इधर भेज दिया। आगे कैलकुलेशन है बच्चों, तो हमने कैलकुलेट किया तो डेल्टा y आपका आया 0.08 और वो भी मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर। तो आपने गुणा करने पर y ये आया था, त्रुटि से y ये आया, तो पूरा मान आप लिख दोगे 8.00 प्लस माइनस 0.08 मीटर स्क्वायर। और सेम चीजें आपको करनी है बच्चों भाग में, तो भाग हो या गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ता त्रुटि की गणना में। ठीक है ना, जोड़ हो या घटाव हो कोई फर्क नहीं पड़ता त्रुटि की गणना में। आप देख सकते हो त्रुटि की गणना यहां जोड़ में और घटाव में बराबर आई, उसी तरीके से भाग हो या गुणा हो त्रुटि की गणना में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही एग्जांपल आपको मैं वापस दे रहा हूं, थोड़ा सा समझना, इस बार भाग में समझने की कोशिश करेंगे। तो ए आपके पास है 4.00 प्लस माइनस 0.02, ठीक है ना, 4.00 प्लस माइनस 0.02 यही दे रहा हूं मैं। इसको एक को तो मैं लिख दूं लेट्स सपोज ग्राम, ओके, और बी आपको दे दिया सिंपल सा 2.00 प्लस माइनस 0.01, ये कुछ सेंटीमीटर क्यूब वगैरह कुछ दे रखा है। आपको बोला है कि कुछ है y बराबर a बटा में b होता है, तो आप बताइए कि y का मान क्या आएगा। जिनको पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया वो यहां से करो, जिनको पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया वो यहां से करो, जिनको नहीं समझ में आया वो ट्राई करो, और फिर मैं जब बताऊंगा तो देखना कहां गड़बड़ थी, बस यही काम करना है और कुछ नहीं है। बताऊंगा तो देख लेना कहां गड़बड़ थी, बस इतना देख लेना।
चलिए सीधा सा आंसर करके बताना है बच्चों कि क्या आएगा ए बाई बी में एरर। ठीक है, नहीं आया वो उसको वापस से सीखेगा, और जिनको आ गया वो जल्दी से आंसर बता दो। तो सर प्रक्रम क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा कि सर पहले तो मैं सीधा भाग दे दूंगा। अच्छा, तो y बराबर क्या आ गया, a बाई बी। तो ऊपर है 4.00, नीचे है 2.00, तो आंसर आ गया सर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर मेरा आंसर आ गया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आ गया। ठीक है, यूनिट अलग अलग ले ली अपन ने, ऐसी क्वेश्चन है उनकी लोड नहीं लेनी, कोई ये मत बोलना सर ये यूनिट अलग अलग क्यों है, ये तो ऐसी ले ली। अच्छा, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके सर, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं भाई, त्रुटि के बिना तो आंसर होगा नहीं। तो त्रुटि कैसे करेंगे कि डेल्टा वाई बाई वाई बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्या किया मैंने कि वाई किसके बराबर है सर, ए और बी को भाग देने पर। तो क्या करेंगे कि ए और बी दो चीजों को भाग देने से वाई आ रहा है, इसका मतलब बच्चों ए व बी के बीच की सापेक्ष त्रुटि निकालो, ए व बी के बीच की सापेक्ष त्रुटि निकालो और उसको जोड़ो। ए व बी के बीच की सापेक्ष त्रुटि निकालो और उसको जोड़ो, ये आपके किसके बराबर आएगी, वाई के बराबर आएगी। किसकी, वाई के, और वाई की भी क्या, सापेक्ष त्रुटि। ठीक है सर, तो मैंने सोल्व करना शुरू किया, डेल्टा वाई बटा में वाई, तो सर वाई तो है मेरा 2 बराबर डेल्टा ए, तो डेल्टा ए आपने यहां से लिखा 0.02 बटा में 2, अच्छा बटा में 4, अच्छा डेल्टा बी है 0.01 बटा में सर बटा में 2। अच्छा, इसको सोल्व किया तो डेल्टा वाई बाई वाई 2, यहां 4 लघुत्तम आ गया, 0.02 प्लस में 0.02 कट कर दिया तो आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, क्या आ गया सर, ये आ गया 0.01। तो डेल्टा वाई बराबर इसको 2 से गुणा किया तो ये आ गया 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाई में आपके एरर आ गई बच्चों, ये वाई के मापन में एरर आ गई, और ये जो है वो आपका वाई का मापन आ गया। तो चलिए भाई बच्चों, वाई बराबर एक्चुअल वाई जो है वो क्या आएगी, तो सर वाई बराबर आएगा मेरा फाइनल आंसर अगर आप लिखोगे तो पहले लिखा है बच्चों ने 2.00 प्लस माइनस 0.02 ग्राम ऊपर और सेंटीमीटर क्यूब नीचे। भाई तो चलिए इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन करोगे, और हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, हमें ये देखना है बच्चों कि ये जो त्रुटि वाले आज का पूरा, जिसको देखो आप कुछ चीजें पहली बार पूछते, कुछ को तो ये एकदम फर्जी चीज लिखी है, जिनको पहले पता है त्रुटि क्या होती है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो उनके लिए तो एकदम फर्जी बात होगी। अब जिन्होंने पहली बार पढ़ा है 80% मान लो आपको समझ में आ गया, जो एकदम बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली बात है, वरना तो मैंने एक एक चीज को 4-4 बार बोला है, तो आप लोग 20 के लिए इसको वापस से रिवाइज करोगे। अब इसके अलावा अगर आपको 4 नंबर पकाने हैं बेटा, 4 नंबर आपको चाहिए तो कोई इलाज नहीं है, कल जब आप क्लास में आओ तो ये आज वाला लेक्चर पूरा 100% याद होना चाहिए आपको, पूरा दिमाग में, और कुछ नहीं है। देखो फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो अपने को रटना नहीं पड़ता है ना, सीधी सी बात है, हम लोग जल्दी से आंसर कर सकते हैं चीजों के बारे में कि हाँ भाई ये एक बार समझ में आ गया तो सीधा सा हो जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, आज जो हमने पूछा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छे से और समझ के आना पूरी बात को, कल के लेक्चर में पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो एक बार इसको फिर से देख लेना है ना। नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जैसे कुछ एकदम नए बच्चे जिन्होंने अभी जुड़े हैं तो बता दूं कि एरर तो पूरा अलग चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा, आप कंटिन्यूअस क्लास लें, लेकिन एरर के लेक्चर के बाद में हम लोग आएंगे बच्चों कहां पे कि सीधे से यहां पर वहां प्रोजेक्टाइल पे, और प्रोजेक्टाइल में आपको 1D आना चाहिए, यूनिट डायमेंशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको आएगी तभी आप कर पाओगे। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि पुराने वाले जो चीजें हैं वो वीडियो में पढ़े हैं, उनको रिकॉर्डेड वीडियो से देखो और अच्छे से समझो बात को। ओके, तो सीधी सी कहानी है, फिर से सुनो, जोड़ो घटाओ, तो सीधी त्रुटि को जोड़ दो, जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी त्रुटि को जोड़ दो, सीधे वाली त्रुटि को आप जोड़ दो। अच्छा, गुणा करो या भाग करो तो क्या करोगे, सापेक्ष त्रुटि को जोड़ दो, गुणा करो या भाग करो क्या कर दो, सापेक्ष त्रुटि को जोड़ दो। ओके बच्चों,
तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।